हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। आज हम लेके आए एड्यूटेरिया करेंट अफेयर्स का अंतरिम बजट 2024-25। बहुत ही अच्छा है ये। और इसमें से क्या है कि इसके साथ एमसीक्यू भी दिया, तो आप लोग का एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा आप लोग। एमसीक्यू भी कराएंगे इसमें वन लाइनर के साथ। तो वार्षिकी 2024 का इसमें क्या है कि 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक अपडेट किया हुआ है। वैसे तो इस वीडियो में हम कराएंगे अंतरिम बजट 2024-25। और अगर आप लोग बोलेंगे तो एमसीक्यू भी, जितना भी एमसीक्यू इसमें है बुक में, उसको करा दिया जाएगा करंट अफेयर का। आप लोग जैसा बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने तरफ से 2 लोग को शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें भी कुछ फायदा हो, कई लोग इससे जुड़े। तो चलिए देखते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में 1 फरवरी 2024 को पेश किया। अब ये पूछा जा सकता है कि किसका कौन सा मंत्र था, ऐसे करके कुछ प्रश्न बन सकता है। तो रहेगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और इसके लिए 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान एवं महिला को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस है। तो ये इस बात में कहा गया है। अब इसको देखिए, इंपॉर्टेंट है कि विकसित भारत बजट के केंद्र बिंदु कौन कौन से पूछा जा सकता है ऑप्शन बना के। तो गरीब कल्याण, देश का कल्याण, ये है पहला। गरीब कल्याण, देश का कल्याण। अब दूसरा क्या है? अमृत पीढ़ी, युवा का सशक्तिकरण, ये हो गया दूसरा। तीसरा है किसान यानी अन्नदाता का कल्याण। चौथा है नारी शक्ति का समय, तो नारी शक्ति का समय हो जाएगा। तो ये 4 जो है विकसित भारत बजट के केंद्र बिंदु हैं और ये ऑप्शन में बना के जरूर पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में। वैसे तो ये सब वनडे एग्जाम में कम पूछता है, ये सब पीसीएस लेवल का एग्जाम में ज्यादा पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गरीब कल्याण, देश का कल्याण पहला हो गया। देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया इसमें। सबका साथ, सबका विश्वास मंत्र से पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाने में जो है मदद की है। दूसरा, पीएम जनधन खाते के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण करने से सरकार को 2.7 लाख यानी 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसमें अगला क्या दिया है कि पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता और 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। पीएम जन मन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूह यानी पीवीटीजी के विकास पर जोर होगा। ये जन मन योजना है, ध्यान रखिएगा। जन धन नहीं है, ये पीएम जन मन योजना है। अब नेक्स्ट इसमें दिया है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद होगा। अब देखिए अमृत पीढ़ी, युवाओं का सशक्तिकरण, इसके बारे में भी कुछ जानते हैं, पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिवर्तनकारी सुधार लाए जा रहे हैं। उदयमान भारत के लिए पीएम स्कूल यानी पीएम श्री में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है और बच्चों का समग्र और चहुमुखी विकास किया जा रहा है, इसमें बताया गया है। तीसरा इसमें बताया गया स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 54 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन किया गया है तथा उन्हें दूसरे हुनर में कुशल बनाया गया है। पिछले 10 वर्षों में 3000 नई आईटीआई स्थापित की गई है। अगला है कि उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत 7 आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटी और 7 आईआईएम, 15 जो है एम्स और 390 जो है विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारे युवाओं की उद्यमिता से जुड़ी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 22.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के कुल 43 करोड़ ऋण जो है मंजूर किए गए हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा निधियों की निधि, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी जैसी योजनाओं से भी हमारे युवा वर्ग को सहायता प्रदान की जा रही है और वे भी रोजगारदाता बन रहे हैं। नेक्स्ट है कि हमारा देश खेलों में हमारे युवाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों से गौरवान्वित हो रहा है। वर्ष 2023 में हमारे खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक की सबसे अधिक संख्या में पदक जीते हैं, जो बढ़े हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये सब इस बजट में बात कही गई है, वही बताया गया है।
शतरंज विभूति और हमारे नंबर 1 रैंक के खिलाड़ी प्रज्ञानंदन ने 2023 में वर्तमान शतरंज वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर दी और आज भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर है। ये सब बजट में बात कहा गया था। तीसरा, अन्नदाता यानी किसान का कल्याण। क्या बात किया गया इसके बारे में? तो पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। कितने? 4 करोड़ किसानों को। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम जो है, इसके तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। कितना? 1361 मंडियों को। चौथा इसमें जो था कि नारी शक्ति को प्रोत्साहन। अब इसमें क्या बात कही गई? तो महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा। नेक्स्ट है स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं एवं महिलाओं का 43 जो है प्रतिशत नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है। ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना के तहत 70% यानी 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बनाने, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने से महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। ये सब बात कही गई। अगर आप लोग किसी पीसीएस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो मेंस में लिख सकते हैं, आ सकता है। नारी सशक्तिकरण पे आता है तो उस पे लिख सकते हैं, और यूपीएससी का भी दे रहे तो उसमें भी। कुल 47.66 लाख करोड़ अगर बोले इसको आंकड़ों में, देखिए 47,65,768 करोड़ जो है इसका बजट पेश हुआ है। अब देखिए इसमें कुल प्राप्तियां होने का अनुमान, बजट में क्या होता है? अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 47,65,768 करोड़, जिसमें जो है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां में विभाजित किया गया है। तो राजस्व प्राप्तियां कितना होने का, जिसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, तो इस कितना लगाने का अनुमान है? 30,01,275 करोड़ जो है राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान है। 30,01,275 करोड़। और पूंजीगत प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है? 17,64,494 करोड़। कितना? 17,64,494 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां होने का अनुमान है। ये सब अनुमानित ही किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए कुल खर्च होने का अनुमान कितना है? तो 47,65,768 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च कितना होने का अनुमान है? तो राजस्व खर्च जो है होने का अनुमान है 36,54,657 करोड़। कितना? 36,54,657 करोड़ राजस्व खर्च होने का अनुमानित है। और पूंजीगत खर्च जो है 11,11,111 करोड़ होने का अनुमानित है पूंजीगत खर्च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अब इसमें देखिए विभिन्न घाटा 2023-24 का संशोधित अनुमान, 2024-25 का बजट अनुमान। अब देखते हैं राजकोषीय घाटा, जिसे फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो ये देखिए 2023-24 का संशोधित अनुमान कितना है? जीडीपी का 5.8% है। कुल बात करें तो 17,34,773 करोड़। और 2024-25 का बजट अनुमान कितना लगाया गया है राजकोषीय घाटा का? तो जीडीपी का तो 5.1%, जो कि कुल मिला के कहें तो 16,85,494 करोड़ का है। अब राजस्व घाटा देखते हैं, जिसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब ये जो है संशोधित अनुमान कितना है 2023-24 का? तो जीडीपी का 2.8% है। अगर कुल की बात करें तो 8,40,527 करोड़ है। अगर 2024-25 का बजट अनुमान लगाएं जीडीपी का कितना प्रतिशत है राजस्व घाटा में? तो 2.0% है। अगर कुल की बात करें तो 6,53,383 करोड़ है। ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें यानी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो 2023-24 का संशोधित अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना है? तो 1.8% है। अगर आंकड़ों में आप बात करें तो 5,19,337 करोड़ रुपए है। अब आते हैं 2024-25 का बजट अनुमान जो लगाया गया प्रभावी राजस्व घाटा का जीडीपी का कितना है? तो 0.8% है। अगर कुल की बात करें तो 2,67,801 करोड़ रुपए है। प्राथमिक घाटा का बात करें यानी प्राइमरी डेफिसिट का, तो ये रहेगा 2023-24 का संशोधित अनुमान। जीडीपी का कितना है प्राथमिक घाटा? तो 2.3% था। अब कुल की बात करें तो 6,79,346 करोड़ रुपए है।
अब नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक घाटा खाता 2024-25 का जो जीडीपी का कितना बजट अनुमान किया गया, तो 1.5% किया गया है। अगर कुल की बात करें तो 4,95,054 करोड़ रुपए है। अब नेक्स्ट आते हैं नोट पर। अब नोट भी देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,85,494 करोड़ यानी 16.85 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 16.85 लाख करोड़ रुपया उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। अब हम लोग आ गए केंद्रीय राजस्व एवं व्यय पर। तो देखिए केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, इसको ध्यान से देखिएगा, रुपया कहाँ से आता है और रुपया जाता कहाँ है। इसमें सब नहीं पूछा, इसमें ये पूछता है कि सबसे ज्यादा रुपया कहाँ से आएगा और सबसे ज्यादा रुपया कहाँ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या करता है, मिलान करने के लिए दे देता है। तो चलिए देखते हैं। अब ये क्या है, कुछ लोग बोलेंगे ये आंकड़ा दिया है, तो ये आंकड़ा नहीं दिया है, एक तरह से आप लोग को समझने के लिए दिया गया है कि कैसे पैसा कितना कहाँ कहाँ जाता है। जैसे इसमें 99 पैसा या 100 पैसा लेके माना जाता है, ठीक है। कई कई परसेंटेज में इसको मान लिया जाता है, तो यहाँ पे पैसे में माना गया है समझने के लिए केवल। तो देखिए सबसे ज्यादा उधार और अन्य देयताओं से रुपया आता है, कितना आता है 28 पैसे, सबसे ज्यादा यहाँ से आता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आयकर से 19 पैसे, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आता है रुपया। तीसरे नंबर पे आएगा जीएसटी और अन्य कर से 18 पैसे यहाँ से आता है। चौथे नंबर पे निगम कर आ जाएगा, 17 पैसे यहाँ से आता है। पांचवें नंबर पे क्या आएगा, कर भिन्न प्राप्तियां जो कि 7 पैसे यहाँ से आएगा। उसके बाद आएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यहाँ से 5 पैसे आता है। नेक्स्ट सीमा शुल्क से 4 पैसे आता है। अब ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से 1 पैसे आता है। तो सबसे ज्यादा पूछे अगर रुपया कहाँ से आता है केंद्रीय राजस्व में, तो आता है उधार और अन्य देयताएं से 28 पैसे। अब रुपया जाता कहाँ है सबसे ज्यादा, ये भी पूछा जाता है। तो ब्याज अदायगी में 20 पैसे और करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20 पैसे, सबसे ज्यादा यहीं पर पैसा जाता है, रुपया जाता है। नेक्स्ट पे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 16 पैसे जाता है। अगला है केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 8 पैसे जाता है। इसके अगला है कि वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 8 पैसे जाता है। रक्षा के क्षेत्र में 8 पैसे जाता है। आर्थिक सहायता में 6 पैसे जाता है और पेंशन में 4 पैसे, अन्य व्यय में 9 पैसे जाता है। तो ये सब है, इसमें इतना नहीं पूछा जाता, सबसे ज्यादा बस यही पूछा जाता है जो पहले बताए हैं, सबसे ज्यादा आता कहाँ है, सबसे ज्यादा जाता कहाँ है, ये सब ध्यान रखिएगा, इसलिए बता दिया गया। आप आगे देखिए बजट 2024-25 का शीर्ष 3 मद क्या क्या है, रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, अभी बता के आए, लेकिन देख लीजिए परसेंटेज में दिया है। तो उधार और अन्य देयता से 28% रुपया जो है आता है यहाँ से, और आयकर यानी इनकम टैक्स से 19% जो है रुपया आता है। माल और सेवा कर यानी जीएसटी से रुपया आता है 18%। अब रुपया जाता कहाँ है सबसे ज्यादा, तो ब्याज अदायगी में 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा भी 20%। फिर नेक्स्ट आएंगे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16% जो है रुपया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे वर्तमान सरकार 2047 तक विकसित भारत के परिकल्पना को साकार करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने अमृतकाल के लिए विभिन्न रणनीति अपनाई है। कौन कौन रणनीति अपनाई है भी पूछा जा सकता है। देखिए समावेशी और संपोषणीय विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी एवं उत्पादकता में सुधार लाएगी। नेक्स्ट सभी के लिए अवसर उत्पन्न करेगी और उन्हें अपनी क्षमताएं बढ़ाने में मदद करेगी। नेक्स्ट है कि निवेश बढ़ाने तथा अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को उत्पन्न करने में योगदान करेगी। आगे की रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत के अनुसरण में सरकार सुधार करेगी, महत्वपूर्ण है। आगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों यानी एमएसएमई के लिए समय पर पर्याप्त वित्तीय साधन, सुसंगत प्रौद्योगिकियां और उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है हमारी सरकार पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप सतत आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए काम करेगी। ये पंचामृत लक्ष्यों को याद रखिएगा, आ सकता है किस लक्ष्यों को अनुरूप सतत आर्थिक विकास का कार्य किया जाएगा, तो ये होगा पंचामृत लक्ष्यों को। आगे देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर ब्लॉकों के त्वरित विकास में राज्यों को सहायता देने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्र का विकास के लिए सरकार विशेष ध्यान देगी। पूर्वी क्षेत्र ध्यान रखिएगा।
पीएम आवास योजना यानी ग्रामीण के क्षेत्र में, तो देखिए कोविड संबंधित चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना जो है ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा। आगे दिया इसमें अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। सरकार मध्य वर्ग के लिए भी आवास बनाने में सहायता करने हेतु योजना शुरू करेगी। नेक्स्ट है छत पर सौर प्रणाली लगाना यानी रूफटॉप सोलराइजेशन का और निःशुल्क बिजली का, इसमें चर्चा किया गया। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा इसको। तो छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। और नेक्स्ट है कि इसके हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होने का अनुमान है। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार का फोकस, इसमें देखते हैं सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। तो ये महत्वपूर्ण है। अभी पूछा जा सकता है कि कितने से कितने वर्ष की बालिकाओं का टीकाकरण प्रोत्साहित किया गया है। आगे की बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण यानी मिशन इंद्रधनुष के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया नया यूविन प्लेटफॉर्म पूरे देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा। ये याद रखिएगा किस चीज के लिए किया गया है। नेक्स्ट आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकियों को भी शामिल किया जाएगा इसमें। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के बारे में जानते हैं। इसमें बात कहा गया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के मतलब अंतर्गत। अब नेक्स्ट की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की बात कही गई। तो इसके औपचारिकीकरण योजना से 2.4 लाख स्व सहायता समूह यानी HSCG जो है 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के मदद करेगी। नैनो यूरिया की बात करें तो इसमें को सफलता पूर्वक अपनाए जाने के बाद सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो DAP का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में घोषित आत्मनिर्भर तिलहन अभियान पहल से आगे बढ़ते हुए सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है डेयरी किसानों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा क्योंकि भारत में दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता जो है कम है। नेक्स्ट है अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना के परिणाम स्वरूप इनलैंड और जल कृषि उत्पादन दोगुना हो गया है। वर्ष 2013-14 से सी फूड का निर्यात भी दोगुना हो गया है। 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके निम्न उद्देश्य, इसके निम्न उद्देश्य याद रखिए, पूछा जा सकता है। पहला है जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करना है। दूसरा है कि निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाना है। नेक्स्ट है कि निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करना है। ये तीनों जाए उद्देश्य इसका याद रखिएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। नेक्स्ट है आर्थिक उन्नति, रोजगार के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार। तो 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा और इस कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या जो वित्त पोषण है इसे कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूती देने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें लखपति दीदी में देखते क्या है। तो 9 करोड़ महिलाओं के 83 लाख स्व सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। नेक्स्ट इनकी सफलता से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये योजना था लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी का लक्ष्य जो है 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। अब आइए अवसंरचना विकास। तो पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए इस वर्ष पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है और यह सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 3.4% होगा। कितना? 3.4%। ये याद रखिए कितना परसेंट होगा। रेलवे सेक्टर में देखिए बात करें तो लॉजिस्टिक्स कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के PM गति शक्ति के तहत
3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई। कौन कौन? तो ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, दूसरा का पत्तन संपर्कता गलियारा, तीसरा है अधिक यातायात वाले गलियारा। नेक्स्ट देखिए, 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। मेट्रो और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन रहे हैं। अब विमानन क्षेत्र देखें, पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ इसमें, तो देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 हो गई है। नेक्स्ट, उड़ान योजना के अंतर्गत टीयर 2 टीयर 3 शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 517 नए हवाई मार्ग यानी 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट, देश की विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। आइए देखते हैं अब हरित ऊर्जा के बारे में। इसको ध्यान से देखिए कि वर्ष 2070 तक नेट जीरो के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं। अब इसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा 2070 तक किसका लक्ष्य रखा गया, तो नेट जीरो की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। ये महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, आप लोग से इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसी में क्या दिया है इसके उपाय, तो 1 गीगावाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को संभव बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा उपाय कि वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथेनॉल और अमोनिया की आयात को भी कम करने में मदद मिलेगी। तीसरा उपाय यह है कि परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे सीएनजी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण जो होगा उसकी अनिवार्य किया जाएगा। सब मिला के इसमें देखिए क्या पूछा जाता है, सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और पीएनजी का भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो आप लोग बता दीजिएगा, पाइप नेचुरल गैस हो जाएगा पीएनजी का, तो ये किया जाएगा उपाय। चौथा उपाय है कि बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार जो है ई वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान कर ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। ये सब बजट में बात कहा गया था। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ई बस के इस्तेमाल को पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी, और यह योजना जो है जैव अपघट्य बहुलक, जैव प्लास्टिक, जैव भेषज और जैव कृषि इनपुट जैसे पर्यावरण हितैषी विकल्प उपलब्ध कराएगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। ये ब्लू इकोनॉमी 2.0 की भी बात इसमें कही गई है। अब पर्यटन क्षेत्र में देखते क्या हुआ, तो 60 स्थानों में G20 बैठकों के सफल आयोजन से दुनिया भर के लोगों के समक्ष भारत की विविधता प्रस्तुत की गई है। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यटन केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इस प्रकार की गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग के आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। निवेश देखते हैं कहाँ कहाँ पे होगा, तो वर्ष 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई का अंत प्रवाह जो होता है 596 अरब डॉलर रहा है। कितना? 596 अरब डॉलर रहा है, जो वर्ष 2005 से 2014 के मध्य के दौरान एफडीआई अंतर प्रवाह जो है इसके मुकाबले 2 गुना हुआ है। पूछा जा सकता है कि एफडीआई कितना है। विकसित भारत के लिए राज्यों में विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में जो है 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया जाएगा। सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकीय जो परिवर्तन है उसमें उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति यानी एचपीसी का गठन करेगी। नेक्स्ट है कि राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ यानी 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी की जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8% यानी 5.8% एवं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है।
अब आते हैं प्रत्यक्ष कर के बारे में देखते हैं। तो वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष करों की मौजूदा जो है दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया। अगला है पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना और रिटर्न दाखिल करने वाले की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। सरकार करदाता सेवाओं में सुधार लाएगी। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2009 से 10 की अवधि से जुड़ी 25,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2010 से 11 के मध्य 2014 से 15 तक की मध्य 10,000 रुपए तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। इससे 1 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा। सॉवरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए कर लाभ जो है 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है IFSC जो है इकाइयों की कुछ आय पर कर रियायत को 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 किया गया है। अब नेक्स्ट 31 में क्या दिया है, अप्रत्यक्ष कर के बारे में देखते हैं। वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष कर को और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया है। जीएसटी ने देश में पूरी तरह बिखरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया है। नेक्स्ट है इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए हुआ। जीएसटी कर आधार दोगुना हुआ है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट राज्यों का राज्य जीएसटी राजस्व वृद्धि अनुपात जो है राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति सहित की बात कर रहा है। जीएसटी से पहले की अवधि जो है 2012 से 13 के 2015 से 16 के मध्य 0.72 से बढ़कर जीएसटी लागू होने के बाद की अवधि 2017 से 18, 22 से 23 के मध्य के दौरान 1.22 हो गया है। नेक्स्ट जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला युक्ति संगत बनी है। जीएसटी से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ है। नेक्स्ट उद्योग जगत के 94% या 94% उद्यमियों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था काफी कुछ सकारात्मक रही है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक लागत और करों में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है। पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था के तर्कसंगत बनाने के प्रयास इसमें देखते हैं। तो वित्त वर्ष 13-14 में जहां 2.2 लाख रुपए तक यानी 2.2 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त थी, वहीं अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई देनदारी नहीं होगी, ये देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया गया है। पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान जो है सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। वर्तमान घरेलू कंपनियों के कॉर्पोरेट आयकर दर जो है 30% से घटाकर 22% कर दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर जो है कर दर जो है वो 15% रखी गई। कितना? 15%। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। अब इसको देखते हैं टॉप 4 क्या क्या है। मनरेगा पर कितना? तो 86,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना पर कितना? तो 80,671 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन पर कितना? तो 70,163 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना पर कितना? तो 60,000 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा देखिएगा टॉप 4 दिया है तो मनरेगा का पूछा जा सकता है। अब बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय की बात कही गई है, कितना होगा? तो परिवहन पर 5,44,039 करोड़ रुपए। रक्षा के क्षेत्र में तो 4,54,773 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो 90,171 करोड़ रुपए। शिक्षा के क्षेत्र में 1,24,638 करोड़ रुपए। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च, जो विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च हुआ टॉप 5 का नाम बताया गया। तो रक्षा मंत्रालय पे होगा सबसे ज्यादा 6.21 लाख करोड़ रुपए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पे कितना? 2.78 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय पे कितना? 2.55 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर 2.13 लाख करोड़ रुपए और गृह मंत्रालय पर 2.0 लाख करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा इसमें रक्षा मंत्रालय पे होगा, ध्यान रखिएगा ये। अब अंतरिम बजट 2024-25 से संबंधित प्रश्न। अब एमसीक्यू है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो देखते हैं पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? इसका आंसर होगा 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया संसद में। नेक्स्ट है अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं किसान, इन सभी लोगों पर फोकस किया गया है अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 का बजट आकार कितना है? महत्वपूर्ण पूछा जाता है, तो इसका आंसर सी
47,65,768 करोड़ रुपए जो है अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 का बजट आकार है। कितना? 47,65,768 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान किया गया है? राजस्व खर्च का पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर वही 36,54,657 करोड़ रुपए 2024-25 में राजस्व खर्च का अनुमान लगाया गया है। 36,54,657 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर होगा बी 30,01,275 करोड़ रुपए का। तो वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्ति का 30,01,275 करोड़ रुपए का बजट अनुमान लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2024-25 में की गई है? तो इसका देख लेते हैं। पहला देखिए, पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता मिली, ये सही है। दूसरा, पीएम जनमन योजना कमजोर आदिवासी समूहों पर फोकस किया गया, हाँ ये भी सही है। तीसरा, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को मदद मिल रही है, ये भी सही। तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी सत्य है। बजट 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ध्यान रखिए, जो सत्य नहीं उसको बताना है। तो इसका पहला सत्य नहीं है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण मंजूर दिए गए, हाँ किए गए। स्किल विजन इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, हाँ किया गया। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया, हाँ ठीक है। तो ये सब किया गया है। अब इसने पूछा जो सत्य नहीं वो बताना है, तो आंसर होगा ए वाला सत्य नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रेलवे पर कुल कितना व्यय रखा गया है? तो रेलवे पर व्यय रखा गया है कुल 2.55 लाख करोड़ रुपए का रखा गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर भी 2.0% जो है अनुमानित है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो 2.0% किया गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो राजकोषीय घाटा का पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है 16,85,494 करोड़। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा का जो है 16,85,494 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी जीडीपी का 1.5%, और अगर आंकड़ों में बात करें तो 4,95,054 करोड़ रुपए। कितना? 4,95,054 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया। और परसेंटेज में आप लोग से पूछे जीडीपी का 1.5%। बहुत ही महत्वपूर्ण सब डेटा लिया गया इसमें। 1 से लेकर 30 एमसीक्यू बस इसमें है, उस सब इम्पोर्टेंट है। देखिए अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर वही 11,11,111 करोड़ रुपए का लगाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया? इसका आंसर भी 17,64,494 करोड़। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 17,64,494 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा बी 70,163 करोड़ रुपए का। तो जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 70,163 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 86,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर भी 5.1% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का जो है 5.1% अनुमानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका आंसर 5.8% अनुमानित है। तो ये देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कुल जीडीपी का जो है 5.8% अनुमानित है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। अब देखिए नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमानित किया गया? आंकड़ों में बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी
17,34,773 करोड़ रुपए का अनुमानित है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को सरकार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है? इसका आंसर हो जाएगा ए 25 करोड़। तो देखिए अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को सरकार बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। इस बजट में बात कहा गया है। नेक्स्ट, रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत कितने करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर होगा सी 1 करोड़ घरों को लक्ष्य रखा गया। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ कितने करोड़ रुपए का कोष स्थापित करेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित करेगी। अंतरिम बजट के अनुसार कितने समान रेल डिब्बे को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 40,000। अंतरिम बजट में पेशेवरों के लिए नई अनुमानित कराधान सीमा क्या रखी गई है? तो इसका आंसर होगा 75 लाख रुपए रखी गई है। अंतरिम बजट में खुदरा व्यवसायों के लिए बढ़ी हुई अनुमानित कराधान सीमा क्या रखी गई है? तो इसका आंसर भी 3 करोड़ रुपए रखी गई है। कितनी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में एकीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा 1361 जो है मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में एकीकृत किया गया। पूछा जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले 5 वर्षों में पीएम आवास योजना यानी ग्रामीण के तहत कितने और मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया? तो आंसर 2 करोड़ जो है मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब आते 27 नंबर की सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक जीडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा लाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर भी 4.5%। महत्वपूर्ण है ये। तो सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक जीडीपी का जो है 4.5% राजकोषीय घाटा लाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर इसका हो जाएगा 11.1% की। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में जो है 11.1% की वृद्धि हुई है। सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए सरकार किस आयु वर्ग के बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए सरकार। इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जा सकता है आप लोग से। नेक्स्ट, वर्ष 2014 से 2023 के मध्य के दौरान एफडीआई का अंत प्रवाह कितना अरब डॉलर रहा है? इसका आंसर 596 अरब डॉलर। ये जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पूछा जाता है इसलिए बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर का एफडीआई देख लीजिए, एफडीआई के बारे में पूछा गया। तो वर्ष 2014 से 23 के मध्य एफडीआई का अंत प्रवाह जो है 596 अरब डॉलर रहा है। तो फ्रेंड्स ये पे वीडियो समाप्त होता है। अंतरिम बजट का पूरा कंप्लीट हो गया, इसका डिटेल भी और एमसीक्यू भी। कभी भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए इस ईयर में, तो यहाँ से प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न उठाया जा सकता है। चलिए फिर मिलते हैं। और बताइए इसका एमसीक्यू करा दिया जाए जितना भी है इस बुक में करंट अफेयर का, तो आप लोग अगर सजेस्ट करेंगे तो कराया जाएगा। और कोई बुक आप लोग को चाहिए तो भी बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।